हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखे थे। अब हम लोग एक क्वेश्चन के एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको स्पष्ट करेंगे कि एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल जो बताया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन आज एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होगा फॉर्मूला, NaHCO3। NaHCO3 को जब हम क्या कर रहे हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व दैट 22.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा जी, सोडियम क्लोराइड, वाटर और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सबका नाम भी जानना हम लोगों को क्या है, जरूरी है। सबका नाम लिखें, ऐसे ही लिखेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस से ही हमको क्या हो सकता है, बहुत से कंपाउंड का नाम हम ऐसे ही जान सकते हैं, मुझे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और ये तो मतलब सब लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, वाटर। और ये तो आजकल परेशान किए हुए हैं, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये परेशान किए हुए तो इसका एटमॉस्फेयर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या ज़रूरत है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेके और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को परफॉर्म करते हैं बाकी सब कंपोनेंट के प्रेजेंस में। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम ये लिखते हैं कि मास बिफोर रिएक्शन या मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यही ना, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जरा देखते हैं कि इस मतलब लॉ को फॉलो करता है कि नहीं ये हमारा क्या इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग निकालते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या निकालते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स देखें हम लोग। तो मास ऑफ रिएक्टेंट देखने के लिए कह रहा है कि 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हुआ है। और कितना ग्राम लिया HCl जी, तो 10 ग्राम HCl यूज हुआ है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 14.2 ग्राम। अब हम देख रहे हैं ये तो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट का मास कितना है। तो देखते हैं 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू बी कितना, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम रेसिड्यू मिला नहीं, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा,
12 प्लस 2.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 14.2 ग्राम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हियर मास ऑफ reactant is equal to the mass of product. So we can say that this equation follow the law of conservation of mass. Now we are अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग घर पे अपने बुक से करे हैं, उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, उससे आप देखें और उसको सॉल्व करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या हेडिंग देंगे हम लोग? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or law of definite proportion। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देख रहे थे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ सेम एलिमेंट। क्या? अ केमिकल कंपाउंड इज मेड ऑफ सेम एलिमेंट combined together in the same proportion by mass। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या? H2O, यही ना? क्या बनाता है? H2O। मतलब हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O। अगर इसको हम बैलेंस करते हैं तो 2 यहाँ लगाएंगे तो 2 यहाँ पर भी दे देंगे, यहाँ पर बैलेंस हो गया इक्वेशन। और हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्या? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम नहीं ना, 16 इंटू 2 मीन्स 32 ग्राम ऑफ क्या? ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पर तो अगर हम पहले बैलेंस किया था, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है। हम अगर दोनों इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ 2 मतलब कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखें कि हाँ इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं या इस कंपाउंड में भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस कंपाउंड में कि इसके कितने वाटर के कितने ग्राम यूज हुआ है यहाँ पर, तो 2 2 4 ग्राम वाटर, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ पर क्या है जी? 4 ग्राम हाइड्रोजन लिख सकते हैं कंबाइंड विद कितना? यहाँ पर 16 2 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या? H2O। तो ज़रा देखा जाए क्या, हम लोग यहाँ देखते हैं 4 ग्राम, इसका रेशियो निकाल के देखें तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना हो जाएगा?
4 ग्राम इज टू 32 ग्राम। इसको कैंसिल करेंगे, 4 8 जा 32, यानी 1:8। हमेशा यदि वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ रिएक्ट्स विद क्या, बोलो, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स। फिर से ज़रा समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ज़रा देखो कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन के कितने ग्राम मतलब रिएक्ट किए हैं, कार्बन का 12 ग्राम रिएक्ट किया है, मतलब कार्बन का एटॉमिक मास। और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने ग्राम से, ऑक्सीजन के 16 × 2 ग्राम से, कितने ग्राम से, ऑक्सीजन के 16 × 2 ग्राम से। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, रेशियो में तो यूनिट होता नहीं है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, मतलब इसका रेशियो क्या होगा, 3:8, जो कि हमेशा क्या होगा जी, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। हमेशा 3 पार्ट ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। किसी का भी ले लो, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, जैसे हम CaCl2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, CaCl2। तो CaCl2 में कैल्शियम का कितना है जी, 40 ग्राम। और यहीं पर तुम जब देखोगे तो क्लोरीन के कितने ग्राम से रिएक्ट किया है, तो 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास इंटू 2, यही ना, तो 70 ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल। जब किसी के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। उसको यदि किसमें हम लोग इसके मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। और ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 40। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:7, यानी 4 पार्ट ऑफ क्या, कैल्शियम रिएक्ट्स विद 7 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास नहीं, इट फॉर्म्स कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम जरा एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल लेके और वेरीफाई करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, देखते हैं कि क्या है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, गिव 1.6 ग्राम ऑफ आयरन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ऐसा होता है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में मतलब सेकंड केस में ये कहानी होती है, मतलब 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव 2.03 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये कह रहा है कि मतलब रिडक्शन करने पर, इसका रिडक्शन कराने पर, तो कह रहा है कि सो दैट दिस एक्सपेरिमेंट कन्फर्म द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जरा देखा जाए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके और हम देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले बंदावनी क्या, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक बार एक्सप्लेन करके देखते हैं। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो मास ऑफ आयरन कितना दिया हुआ, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू कितना है जी, 2.4 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो मास ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ आयरन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो मास ऑफ आयरन कितना है इसमें,
1.6 ग्राम। आसानी से हम लोग मास ऑफ क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, हम मास ऑफ आयरन ऑक्साइड में से आयरन के मास को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा जी, ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा। तो कितना होगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना होगा जी, हाँ 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 8। वेरी गुड। और यहाँ 1 में से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0। यही होगा, यही होगा ना। यानी इतना ग्राम मास क्या होगा, इस किसका मास होगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यही होगा ना। यदि हम लोग मास ऑफ आयरन, ठीक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, 1.6 इज टू क्या, 1.6 ग्राम इज टू 0.8 ग्राम, यही ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल होगा तो कितना आएगा जी, जरा बोलो तो। ये कितना होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 2 जा 16, 2 इज टू 1। अब नेक्स्ट देखा जाए इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। नाउ इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि 2.9 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन gave 2.03 ग्राम ऑफ आयरन, मतलब 2.9 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ क्या, आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू कितना है जी, बताओ, 2.03 ग्राम, यही ना, यही ना है। 2.9 ग्राम कितना है, 2.9 ग्राम। तुम लोग देखते भी नहीं हो। फिर यहाँ पर मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, ये 2.03 ग्राम, 2.03 ग्राम। यदि मुझे यहाँ से मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा, माइनस करो तो हो जाएगा 9। यहाँ पर हम एक और 0 लगा लें तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा जी, 7। इधर कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो इतना ग्राम हो जाएगा जी, हैं। अब यदि हम मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन करें तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2.03 ग्राम इज टू 0.87 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये डेसिमल से डेसिमल को हटा सकते हैं जी, तो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितनी बार में जाएगा जी। क्वेश्चन को यहाँ पर इन एन हम लोगों ने 2.4 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ये 1.6 ग्राम ऑफ आयरन ऑन कंप्लीट रिडक्शन। तो इसका हम लोगों ने जब देखा, इसके मास ऑफ आयरन और मास ऑफ ऑक्सीजन को हम कंपेयर किए तो हमको ये मिला कि इसका रेशियो जब हम देखें तो 1.6 ग्राम आयरन और 0.8 ग्राम क्या था, ऑक्सीजन। इसका रेशियो लगभग 2.1 ग्राम आया। यदि लेकिन क्वेश्चन में हम बता दें यहाँ पर 1.68 ग्राम मतलब यदि लेते हैं तो रेशियोज में यहाँ 2.3 समथिंग आएगा, है ना। तो वो हम लोग देख लेंगे यहाँ इन मतलब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ आयरन ऑक्साइड 2.90 ग्राम है, मास ऑफ आयरन 2.03 ग्राम है, और जब मास ऑफ ऑक्सीजन निकाले तो 0.87 के लगभग आया। और हम दोनों का जब
क्या करेंगे, दोनों का जब हम निकालेंगे रेशियो तो लगभग कितना आएगा, 2.2:1 आएगा। और ये प्रूफ करता है दोनों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करते हैं, ये फुलफिल करते हैं। यानी इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो कह सकते हैं कि एलिमेंट का रेशियोज था वो क्या था, फिक्स था। देखो एक सिंपल मतलब दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हम लोग अभी टॉपिक जो देख रहे हैं वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का है। ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है कि चाहे वो एक कंपाउंड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी तरह का कंपाउंड ले लो, वो क्या होगा, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट से बना होगा। और उसमें जो एलिमेंट जो कंबाइन करेंगे वो मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था वाटर का एग्जांपल लेके कि H2O मॉलिक्यूल्स का यदि फॉर्मेशन होगा, अगर किसी भी H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये है कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, और वो होगा 1:8। ये कम और ज़्यादा नहीं हो सकता है। चाहे तुमको मैंने एक और एग्जांपल दिया था किसका जी, कैल्शियम कार्बोनेट का या कार्बन डाइऑक्साइड का या कैल्शियम क्लोराइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी तुमको मैंने बताया कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो होगा वो 3:8 का होगा, और ये क्या होगा जी, फिक्स्ड होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग तरीके से समझ पाए, और किसी तरह का डाउट होने पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब